तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 का फिजिक्स और चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वीडियो में आप तमाम व्यूअर्स को, जो स्कूल्स में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं कक्षा 10 में, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और यह मेरा पहला वीडियो है और जितने लोग भी देख रहे हैं या देखेंगे उनसे आग्रह रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न, किसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की मदद से। दूसरा है प्रकाश के एक सरलरेखीय पथ को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश किरण। तीसरा है जब प्रकाश के पथ में पड़ी अपारदर्शी वस्तु का आकार छोटा हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। पांचवा प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 6 क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6 में है प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ये दूसरा नियम है। 7वां प्रश्न है गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं। तो वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। 8वां प्रश्न, गोलीय दर्पण सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9th नंबर में, अवतल दर्पण कैसा होता है। यह सभी बेसिक क्वेश्चन से जानना बहुत ज़रूरी है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अक्षर से। दर्पण के वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर अक्षर से। दर्पण के मुख्य फोकस को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ अक्षर से। दर्पण के फोकस दूरी को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ यानी स्मॉल एफ से। और 15वां नंबर प्रश्न है दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पी अक्षर से। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी कल्पित रेखा को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के पास 19 नंबर, दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आते हुए दिखाई देती है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। 20 नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है। तो आर एफ से दुगुनी होती है, या तो इसको लिख सकते हैं आर बराबर या आर इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2।
अगला प्रश्न 21 नंबर में, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। 22 नंबर, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ पर बनता है? तो ये मुख्य फोकस F पर बनता है। अगला प्रश्न है, टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट्स में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सेविंग दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न 28वां नंबर में, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी तथा सीधा बनता है। 30 में, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कहाँ पर बनता है? तो आंसर हो जाएगा फोकस F पर दर्पण के पीछे। 31 नंबर में है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पहला है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है और दूसरा है इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। तीसरा, दर्पण सूत्र लिखें। तो दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। चौथा, दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र लिखें। तो आवर्धन m = h/h = -v/u। 35वां नंबर प्रश्न में देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के साथ क्या होता है? तो प्रकाश का पथ बदल जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो प्रकाश का पथ बदल जाता है और अभिलंब से दूर हट जाता है। पानी में आंशिक डूबी हुई पेंसिल सतह पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है हम लोग के पास, पानी से भरे टैंक या ताल अथवा पोखर की तली उठी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आंसर हो जाएगा। कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर किस कारण से उठे हुए प्रतीत होते हैं? तो इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 41 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके पथ की दिशा क्यों बदल जाती है? तो आंसर हो जाएगा चाल में परिवर्तन के कारण। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम के टुकड़े को क्या कहते हैं? तो इसको लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, उत्तल तथा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 44, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। लेंस के किस भाग से गुजरने पर प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र से। इसे
O से लिखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस बाहर की ओर वक्रित होता है। अगला प्रश्न 50वां नंबर में है। 50वां प्रश्न, अवतल लेंस कैसा होता है? तो अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित होता है। 51वां नंबर, लेंस सूत्र लिखें। तो लेंस सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हो जाएगा P = 1/f। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है, इसे D से लिखते हैं। एक डायोप्टर क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। नोट में देख सकते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी F = R/2 होता है फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 20/2, सॉल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाता है, जो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात या हवा भी कह सकते हैं, करीब करीब चाल बराबर ही रहता है। तो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी है? तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻⁸ यानी घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। 59वां नंबर प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम कौन है? तो यह आंसर हो जाएगा हीरा। अगला सवाल है 61 नंबर में, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम कौन है? तो आंसर हो जाएगा हवा। 62 में देखिए, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आंसर में हो जाएगा F = यानी फोकस दूरी 2 मीटर है, जिससे माइनस में लेना है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। तो क्षमता जो है P, उसका फार्मूला है P = 1/f। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/-2 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -0.5 D यानी 0.5 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m+1 है, इसका क्या अर्थ है? तो m+1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब बीम के साइज के बराबर है। m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।